हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी मेंस प्रोग्राम में। हम लोग आज बात करने वाले हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा लाए गए भारत में अलग-अलग कानूनों के बारे में। हमने पिछले लेक्चर में बात किया था 1857 की क्रांति के बारे में। एक सीक्वेंस के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हम लोग 1858 में जो अंग्रेजों के द्वारा कानून लाया गया था, हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे और आगे की ओर चलेंगे। लेकिन इसके बारे में एक ओवरव्यू जानना जरूरी है कि अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार से कानून लाने की शुरुआत की और कब कब कौन कौन से कानून आए। ये एक छोटा सा ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस प्रोसीडिंग्स। इससे पहले कि हम लोग एक्ट ऑफ 1858 पढ़ें, हम लोग बाकी के जो कानून है उसका थोड़ा सा टाइमलाइन देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बात करते हैं कि जैसा कि पिछले क्लासेस में हमने बात किया था कि ब्रिटिश जो है वो 1757 में एक डिसाइसिव बैटल जीतते हैं। उस बैटल का नाम होता है बैटल ऑफ पलासी। ठीक, उसके बाद 1764 में एक और डिसाइसिव बैटल होता है, दैट इज कॉल्ड बैटल ऑफ बक्सर। अब इन बैटल्स में जीतने के बाद, स्पेशली आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर जीतने के बाद 1765 में एक ट्रीटी होती है और वो ट्रीटी होती है इलाहाबाद में। इस ट्रीटी के बेसिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी को तीन जगह का, तीन एरिया का, तीन रीजन का मिल जाता है दीवानी राइट्स, और वो है बिहार, बंगाल एंड ओडिशा। अब क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे टैक्सेशन, पूरा टैक्सेशन टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल गया, इन लोगों के तो मजे हो गए। अब ये लोग इसका इतना ज़्यादा दुरुपयोग करने लगे कि एक टाइमलाइन है फ्रॉम 1765 टू 1772। इस टाइमलाइन तक ये लोग बहुत ही ज़्यादा इस टाइमलाइन तक ये लोग करप्शन करते हैं। इसके वजह से इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटेन एज अ कंट्री, उसको तो कोई भी इकोनॉमिक और वेल्थ का फायदा नहीं होता है। लेकिन वहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, अधिकारी थे, वो रिच होते जा रहे थे। वो उस समय के पूरे दुनिया भर के सबसे रिच लोगों में उनका नाम शुमार था। ये सब देखते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उनको लगा कि अब समय आ गया है कि इन नमूनों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रिटेन के द्वारा कुछ एक्ट पास करने पड़ेंगे, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कुछ एक्ट पास करने पड़ेंगे। तो यहीं से अब क्या करने के लिए, किस वजह से, ठीक, वजह था इनको रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना। ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने एक्ट पास शुरू करना स्टार्ट किया। एंड सो इन एक्ट को बोला जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो जो सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, वो आया, कब आया? 1773 में। ये सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट था। दीज एक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको मैं इसका हेडिंग डाल देता हूं, ये सब है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होता था, किसको कंट्रोल करने के लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतों को कंट्रोल करने के लिए जो वो भारत में कर रहे थे। ठीक है, तो ये चार्टर एक्ट आया करता था। कब कब आया? हर 20 साल पे आया करता था, और हर चार्टर एक्ट में ये बोला जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासनकाल है वो अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 1773 में आया,
उसके बाद 1793 में आया, उसके बाद 1813 में आया, मिशनरी वाला जो हम लोग पढ़े थे मुंडा और संथाल रिवोल्ट में। उसके बाद 1833 में आया, उसके बाद 1853 में आया। यहां तक हर 20-20 साल में चार्टर एक्ट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। लेकिन अब अगला तो सीक्वेंस क्या बनता है, 1873 में आना चाहिए। लेकिन इसी बीच एक घटना घटती है, और वो घटना थी कौन, 1857 की क्रांति। जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका शासन व्यवस्था भारत में इतना बदतर था कि जिसके वजह से भारतीयों ने विद्रोह कर दिया, और एक घटना घटती है, रिवोल्ट ऑफ 1858। ठीक है, ये होता है 1858 होता है, रिवोल्ट ऑफ 1858, जिसके वजह से ठीक है, रिवोल्ट ऑफ 1857, सॉरी फॉर माय मिस्टेक, मैं इतना क्यूरियस हूँ 1858 के नियम के लिए, एक्ट के लिए, कि मैंने 1858 बोल दिया। 1857 की क्रांति होती है, जो कि पिछले लेक्चर में हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। अब यहाँ से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने बोला किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम अब यहाँ से कट लो, अब तुम जाओ, तुम्हारा समय खत्म हो गया। ठीक, तो यहीं से शासन खत्म हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहीं पे खत्म होता है, और यहां से शासन शुरू होता है क्वीन का। मतलब कि ब्रिटिश क्वीन के डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है पूरा का पूरा इंडिया और इंडियन टेरिटरी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये जो प्रॉब्लम आया था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और अब अगर क्वीन का शासन चल रहा है तो उस शासन को चलाने के लिए कुछ नियम कानून भी तो होंगे। उसके लिए सबसे पहले जो आया वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक, और उसके बाद आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको आप लोग, है ना, क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, मॉनफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हो इसको। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। ये सब आते हैं। अब इन दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। हालांकि बीपीएससी ने अभी तक इनसे सवाल नहीं पूछा है, लेकिन जो उसका सिलेबस है उसमें ये दोनों आ जाते हैं, तो छोड़ना बेवकूफ़ी होगा, तो हम लोग करेंगे इसको, लेकिन अगले लेक्चर में करेंगे। आज क्या करेंगे, हम लोगों ने ऑलरेडी 1857 की क्रांति तक कर लिया है, क्योंकि बीपीएससी के सिलेबस में साफ साफ ये बात बोली गई है कि हम पूछेंगे मिड ऑफ 19th सेंचुरी के ऑनवर्ड्स, है ना, 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे की ओर हम पूछेंगे। ये बीपीएससी मेंस का सिलेबस बोलता है, तो हम लोग उसी बेसिस पे काम करेंगे। हालांकि बीपीएससी मेंस सिलेबस के अनुसार ये भी रेंज में आता है, 1853 भी आता है, लेकिन 1853 वाला जो चार्टर एक्ट था उसमें मेरे हिसाब से कुछ स्पेशल, कुछ जानने लायक है नहीं। वैसे आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हैं, बीपीएससी ने आज तक पूछा नहीं है। और जो मेन घटना थी वो 1857 की क्रांति थी, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, इसके वजह से आता है। तो ये अपने आप इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये लगातार पूछा गया है। किसके द्वारा पूछा गया है, बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। अब 1858 के बाद जब क्वीन का शासन आया, डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटेन के आया इंडिया के ऊपर,
तो ब्रिटिशर्स को ये फील हुआ, महसूस हुआ कि भारतीयों पे अगर शासन करना है तो भारतीयों को ये फील करवाना भी होगा कि वो लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो भी शासन व्यवस्था में इन्वॉल्व हैं। तो भारतीयों के योगदान की जरूरत थी, भारतीयों का कोऑपरेशन, सहयोग चाहिए था। किसको? ब्रिटिशर्स को। उस सहयोग के लिए उन्होंने कुछ एक्ट लाए और वो एक्ट था इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट कौन कौन सा था ये? 1861 का, 1892 का और 1909 का, जिसको आप लोग मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हो। ठीक ये एक पेज में एक बार हमने ओवरव्यू ले लिया कि कब कब क्या क्या आया। ये मतलब तैयारी करते हुए लोगों का उम्र बीत जाता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता ये चीज कि कौन आया, कब आया और क्यों आया, ये लोगों को पता नहीं होता। सॉरी। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ये मेंस के लिए भी है और आप आगे आने वाले हर एग्जाम के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद करना और ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब एक पार्ट और रह गया है इसका, क्या है? देखिए, 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट या चार्टर एक्ट आया तो ऐसा तो नहीं था कि पहली ही बार में सारे के सारे नियम कानून बना दिए गए। इस नियम के बनने के बाद भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको ये महसूस हुआ कि अभी कुछ और भी लॉ हैं जो कि लगाना पड़ेगा या पास करना पड़ेगा, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी और कंट्रोल में आए। इसके लिए अब इन दोनों के बीच में 1773 वाले चार्टर एक्ट और 1793 वाले चार्टर एक्ट के बीच में एक समय था। जो समय क्या था? वो समय था 1784। इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे विलियम पिट। उनको पिट द यंगर के नाम से भी बुलाया जाता था। और क्योंकि पिट वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, जो एक्ट आता है उसका नाम आता है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट। ठीक, इसमें होता क्या था? इसके दो पार्ट थे। एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स का काम ये था कि ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के ही हाथ में था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बैठे थे और इनका ये सब लेखा जोखा लेते थे। किस किस चीज का? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में अभी भी क्या था? मिलिट्री, सिविल और रेवेन्यू, मतलब कि टैक्सेशन, दीवानी राइट्स। ठीक, और इसके ऊपर बैठा हुआ था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, यहाँ पे जो तीन तीन डायरेक्टर का ग्रुप था, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन लेने का काम किया करते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, समझ में आ रहा है? तो ये था डुअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट, या ये क्या था? चेक्स एंड बैलेंसेस बनाने का प्रयास किया गया था पिट्स के द्वारा। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो लॉ पास हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया था इससे। समझ में आ रहा है मैं क्यों ये एक्सप्लेन कर रहा हूं इसी को? क्योंकि अभी ये आगे आने वाला है। तो आपको मैंने एक कंप्लीट ओवरव्यू बता दिया कि कब कब कौन से एक्ट पास हुए थे। और आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 1858 वाले एक्ट से लेके 1909 वाले काउंसिल, इंडियन काउंसिल्स एक्ट तक। ठीक है, कौन कौन से एक्ट के नाम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है सब में। अब कहीं पे लिख दे कि 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गलत बात है। ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी नाउ विल स्टार्ट विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।
क्यों आया? तो भैया यहाँ पे हुआ था 1857 की क्रांति, और इस क्रांति के बाद जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी से कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम अब यहाँ से कट लो। ठीक। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरीके से शासन यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया, और किसका कंट्रोल आ गया, ब्रिटिश क्राउन का, मतलब कि क्वीन का डायरेक्ट रूल आ गया। यही चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, तो दो स्टेटमेंट हमारा वैसे भी पूरा हो जाता है। मेरा समझाने का तरीका अलग रहेगा, ये आपके मेंस के कंटेंट के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने लिखा हुआ है, तो आप इसको आप रट सकते हैं, याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं, इट इज कंप्लीटली अपॉन यू। अब एक बदलाव और हुआ 1858 वाले एक्ट में, कि पहले था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऐसे करके पद था। ठीक। तो गवर्नर जनरल के पोस्ट को चेंज करके उसके नाम को क्या बोल दिया गया, बोला गया कि ये वायसराय ऑफ इंडिया है, और जो प्रथम वायसराय ऑफ इंडिया थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब ये देखिए, एंडेड डबल गवर्नमेंट, अभी मैंने समझा था ना कि क्या, पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत आया था डबल या डुअल गवर्नमेंट। उस डुअल गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। उस वही डबल गवर्नमेंट जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो ये क्या किया करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा लेखा जोखा लिया करता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था क्या क्या, मिलिट्री, सिविल और टैक्सेशन, इसको हम लोग दूसरी भाषा में रेवेन्यू कलेक्शन भी बोल सकते हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ओनली इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डिसीजन लेने का काम करता था। ठीक है। इसको खत्म कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया 1858 वाले एक्ट में। क्योंकि ये क्यों था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी रही ही नहीं तो ये सब क्यों, किसको कंट्रोल करने के लिए, तो इसको खत्म कर दिया गया। मेरी बातें समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल लिंक हो पा रहा है कि क्या रिलेशन है इन सब में। अब नेक्स्ट कहानी है, अब क्योंकि ये सब चीजें खत्म हो गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब खत्म हो गया, तो अब एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, नया एक ऑफिस क्रिएट किया गया जिसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बड़ा पावर दिया गया इस पोस्ट को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। कौन था ये व्यक्ति? अब जैसे हमारे यहाँ भारत में जो सरकार जब भी बनती है तो वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं अलग अलग विभाग के। ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे ये, और ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। उन्हीं में से किसी एक मिनिस्टर को बना दिया गया क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है। और इनका अकाउंटेबिलिटी बनता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इनको जवाब देना पड़ता था, जो भी इंडिया से रिलेटेड क्वेरीज होती थी उसका सारा लेखा जोखा इनको देना पड़ता था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, क्योंकि यही रेस्पॉन्सिबल थे, यही अकाउंटेबल थे। ठीक। किसके लिए? भारत में जो भी चीजें हो रही हैं उसके लिए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, समझिएगा बात को। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का हेल्प करने के लिए 15 लोगों का एक टीम बनाया गया, और उस 15 लोगों का जो ग्रुप बनाया गया उसके जो चेयरमैन थे वो खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। याद रखेंगे ये बात। 15 मेंबर का टीम ग्रुप बनाया गया कि वो हेल्प करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, स्टेट जिससे अपना काम सही से कर सके, है ना, अपना अपना जिम्मेदारी निभा सके। तो उस 15 मेंबर वाले टीम का जो हेड या चेयरमैन थे वो खुद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। बहुत बढ़िया। ठीक। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो था एक कॉरपोरेट बॉडी, है ना, कॉरपोरेट निकाय, जिसपे आप मुकदमा कर सकते हैं या वो भी किसी और पे मुकदमा कर सकता है। अगर मैं एक कॉरपोरेट बॉडी हूँ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हूँ, तो मैं दूसरे लोगों पे भी केस कर सकता हूँ। ठीक है ना, मुकदमा कर सकता हूँ, और दूसरे लोग मुझ पे भी मुकदमा कर सकते हैं।
तो ये पूरा पेज है या ये पूरा स्लाइड है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे ही मैंने बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम 1858 वाले एक्ट में। तो ये आपको इसमें से अगर 2 पॉइंट भी याद रह जाए तो ये बहुत अच्छी बात है और ये आंसर में जाना ही चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1858 वाला जो जो मेजर पॉइंट्स थे वो हमने पूरा कर लिया है। अब अगर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं माइंड मैप्स जैसा मिल जाता तो वो भी ठीक था। देखिए, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक, यहाँ पे क्या क्या हुआ देखते हैं। एक्ट एबोलिश्ड कंपनी रूल, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का कहानी हो गया यहाँ पे खत्म, ये बोलता है। उसके बाद बोला कि जो गवर्नर जनरल हैं वो बन गए वाइसरॉय, हमने पढ़ा है, और सबसे पहले वाइसरॉय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब सबसे ऊपर क्वीन बैठी हुई हैं और क्वीन के, है ना, क्वीन को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? वाइसरॉय, जो कि रूल कर रहा है इंडिया पे। लेकिन इंडिया पे जो भी चीजें हो रही हैं उसको कंट्रोल या उसको एक ओवरव्यू मतलब कि बनाने के लिए कौन व्यक्ति बैठा हुआ है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सारी अकाउंटेबिलिटी इसके पास बहुत पावर है भाई, बहुत पावर है। ठीक है, ये ये कौन बैठा हुआ है? ये इसको बैठाया हुआ है ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश क्वीन का और ये रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश पार्लियामेंट। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई डायरेक्ट पूछ दे कि कौन किसका रिप्रेजेंटेटिव है तो आप बता सकते हैं कि वाइसरॉय वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्वीन एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, नाउ एबोलिश डुअल गवर्नमेंट, जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हमने बात किया था। ठीक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेजिग्नेशन आ गया, ये भारत का पॉलिटिकल हेड था। चार्ल्स वुड सबसे पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। वही चीज जो हमने पढ़ा सेम टू सेम यहाँ पे आपको माइंड में, मतलब ऊपर डिटेल पढ़िए, यहाँ पे शॉर्ट में रिवाइज करिए, सारी व्यवस्था आपके लिए की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट अब है, तो जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया था कि 1858 में ब्रिटिशर्स के द्वारा या ब्रिटिश के द्वारा 1858 में जो एक्ट आया, तो उस एक्ट में वहाँ के बाद उनको फील हुआ कि भारतीयों को शासन व्यवस्था में शामिल कर लेते हैं, उनको फील करवाते हैं कि हाँ तुम भी शासन व्यवस्था में शामिल हो तो इनका सहयोग मिलेगा तो हम लोग ज़्यादा आसानी से इंडिया पे शासन कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने बनाया क्या? इंडियन काउंसिल्स एक्ट की शुरुआत की। इंडियन काउंसिल्स एक्ट का सबसे पहला एक्ट आता है 1861 का। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1868 का सबसे जो पहला एक्ट है, सॉरी फॉर नॉइस, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, बाहर बहुत तेज से हवाएं बह रही हैं, बारिश और तेज हवा है, उसकी वजह से, है ना, चीज़ें होती रहती हैं। तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 में हुआ क्या कि क्यों बना ये? अंग्रेज भारतीयों का सहयोग चाहते थे, पहले ही बात हुआ है। ठीक, उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, मतलब भारतीयों को भी इस इंस्टीट्यूशन में शामिल करना मुख्य लक्ष्य था। और क्या था कि इंडियन को भी लॉ मेकिंग पावर्स के साथ जोड़ दिया जाए कि भारतीय खुद, अब भारतीयों पे शासन करना है तो कुछ भारतीयों को तो लॉ मेकिंग, है ना, लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशंस है या पावर है वो थोड़ा सा तो फील करवाना पड़ेगा ना कि हाँ भाई आप भी हो। अगर आपके यहाँ शासन हम कर रहे हैं तो उस शासन करने में आप भी, आपका रोल भी है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम ही कर रहे हैं। ये बात हुआ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? नाउ मेन पॉइंट्स अगर देखा जाए तो उसमें क्या क्या है। सबसे पहले वाइसराय
अब क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं था, वायसराय था, तो वायसराय ने कुछ भारतीयों को अपनी अपनी नॉन ऑफिशियल मेंबर वाले, ठीक है, काउंसिल में नॉन ऑफिशियल, मतलब कि ऑफिशियल वाले में इंडियन का एंट्री नहीं था, नॉन ऑफिशियल वाले में जो बस नाम के हैं, काम कुछ नहीं है, नॉन ऑफिशियल मेंबर वाले लिस्ट में कुछ इंडियन को सबसे पहले शामिल किया गया। सबसे पहले शामिल किया गया नॉन ऑफिशियल मेंबर वाले टीम में या काउंसिल में इंडियंस को शामिल किया गया। कौन कौन थे वो, कौन कौन थे? तो इसी एक्ट के तहत 1861 में ये एक्ट आया और 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने नॉमिनेट किया किसको? राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। अगर ये आपको याद नहीं होता है तो आपकी बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, आपको ये याद करना ही पड़ेगा। तो इन लोगों को एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर शामिल किया गया वायसराय के काउंसिल में। ठीक, उसके बाद अभी तक ठीक है। नाउ इंडियंस इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए, सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 1773 में, ये अपने सबसे पीक पे पहुंच गया 1833 में, और अगेन जब 1861 का काउंसिल आया, इंडियन काउंसिल एक्ट आया, तो इसके तहत फिर से डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। ये था सेंट्रलाइजेशन, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे टॉप पे पहुंच गया, मतलब पूरा इंडिया सेंट्रलाइज हो गया, सेंट्रल पावर। यहां से डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ 1861 से। ठीक है, क्या किया गया डिसेंट्रलाइजेशन में? किया यह गया कि लेजिस्लेटिव पावर, कानून बनाने वाले पावर किसके? बॉम्बे और मद्रास के, उनको वापस दे दिए गए। बहुत बढ़िया, ठीक है। समझ में आता है ये बात? अब नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए। नए लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब पहले तो एक ही लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करता था जो कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेकिन अब किसके पास है? बॉम्बे के भी पास है, मद्रास के भी पास है। उसके साथ साथ कुछ और बनाए गए, बंगाल का अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस का अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल, पंजाब का अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल, और इन सब स्टेट या प्रोविंसेस के लेजिस्लेटिव काउंसिल को उस समय बोला जाता था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, और जो सेंटर में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको बोला जाता था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो समझिएगा बात, समझ में आ रहा है बात? ये बात है। यही वो एक्ट था जो आज के डेट में हम देखते हैं कि जब भी सरकार बनती है और उस सरकार में अलग अलग पोर्टफोलियो बढ़ता है कि आप डिफेंस मिनिस्टर हैं, आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम का सबसे पहले शुरुआत जो है वो कैनिंग के द्वारा किया गया था 1859 में, और उसी के आधार पे कैनिंग के जो काउंसिल में जो भी लोग थे, कैनिंग के जो काउंसिल में, वाइसरॉय का जो काउंसिल था उसमें जो भी लोग थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट का चार्ज दे दिया गया कि तुम देखो डिफेंस, देखो तुम फाइनेंस, देखो तुम ये देखो, तुम वो देखो, ऐसे करके। तो मंत्रालय वाला जो सिस्टम है वो सबसे पहला बार 1861 के एक्ट के आधार पे ही शुरू हुआ था। ये आपको जरूर ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वायसराय। बहुत ऐसा चीज होगा जो आज से जुड़ा हुआ आपको मिलेगा, जो कि 1861 इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस प्रकार अगर हमारा संसद का सत्र न चल रहा हो तो उस समय इमरजेंसी केस में जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, या फिर जो कौन प्रेसिडेंट हैं, वो जारी कर सकते हैं क्या जारी कर सकते हैं? अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जिसका जिसका क्या होता है, मतलब कि जिसका टर्म होता है 6 महीने तक, है ना। 6 महीने उसका स्पैन होता है कि भैया 6 महीने ही आपका ड्यूरेशन है,
उसके बाद फिर संसद का सत्र जो है वो मतलब मैक्सिमम 6 महीने, संसद का सत्र जब भी आएगा तो फिर उसको पास करेगा, अगर नहीं पास हुआ तो वो ऑर्डिनेंस खत्म। ठीक, वैसे उसको प्रेसिडेंट अब वापस भी ले सकते हैं। अब आपको पॉलिटी में ये सब चीजें है ना, आपने पढ़ाई होगा, मुझे पता है। उसके बाद तो वाइसराय ने इसी एक्ट के तहत आया, 1861 के तहत आया कि वाइसराय इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं फॉर 6 मंथ। समझ में आ रहा है ये बात? अब जो इंडियन मेंबर्स हैं वो क्या थे? वो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। तो नॉन ऑफिशियल हैं तो उनका काम भी वैसा ही होगा। वो कोई भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मैटर का डिस्कशन नहीं कर सकते थे। अगर कुछ डिस्कशन करना भी है तो सरकार से आपको पहले से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी आप कोई सवाल जवाब या किसी चीज के बारे में पूछ सकते हैं। पूछने के लिए भी, बात करना तो दूर का बात है, कुछ पूछने के लिए भी सरकार की मर्जी होनी चाहिए थी। सरकार की अगर मर्जी नहीं है, सरकार ने अगर आपको अलाउ नहीं किया है तो कुछ पूछ भी नहीं सकते हैं। डिबेट एंड डिस्कशन करने का तो बात दूर है। ठीक, यहां से शुरुआत हुआ था। ठीक, अब जो बजट पास होता था उस पे भारतीयों का कोई कंट्रोल नहीं था। नाम ही है, नॉन ऑफिशियल मेंबर थे ना ये, तो कहां से कंट्रोल रहेगा? कोई कंट्रोल नहीं था ये, है ना। नया नया नॉन ऑफिशियल कुछ लोग शामिल किए गए हैं तो उनका कोई कंट्रोल नहीं था। मतलब आप बस झूठ मूठ का दिखाने के लिए शामिल कर लिया गया कि हाँ आप भी हैं, लेकिन सब अपनी मर्जी से ब्रिटिशर्स कर रहे थे। ये बात ध्यान रखना है। इसी में जो फाइनल बिल था, अगर कोई नियम है ना, जैसे हम लोग के यहाँ बिल आता है तो बिल पे चर्चा होती है, डिबेट डिस्कशन होता है, फिर जो है वो मेजोरिटी से वो बिल पास होता है। पास होने के बाद वो बिल एक्ट बन जाता है। समझ में आता है ये बात? तो उसी प्रकार से जो बिल, डिबेट डिस्कशन जो भी हुआ, लेकिन वो बिल पास तभी होगा जब वायसराय की सहमति उस पर लगेगी। जैसे अभी क्या होता है कि हम लोग लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पास कर देते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट की सहमति चाहिए, प्रेसिडेंट की एसेंट चाहिए। तो उसी प्रकार से चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी बिल आप पास कर लें, लेकिन जब तक उस पे वायसराय का मोहर या एसेंट नहीं लगता है तब तक वो बिल पास माना नहीं जाएगा। ध्यान देंगे। मान लो कि इन केस अगर वायसराय ने वो बिल पास कर भी दिया, मान लो कि अगर वायसराय ने बिल पास कर भी दिया, तो जो उससे भी ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट और पावर वाला व्यक्ति बैठा हुआ है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो उस बिल को उसी समय खारिज कर सकता है जब उसको लगेगा। ठीक है, वो सीधे बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रिजेक्टेड। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस चीज को रिजेक्ट कर दे सकता है तुरंत। तो ये था 1861 के कुछ फीचर्स जो कि आपको एग्जाम के लिए याद होने चाहिए। और इसका अगर कुछ शॉर्ट में अगर माइंड मैप्स अगर आपको याद रखने के लिए चाहिए तो यहाँ पे है। क्यों आया ये, है ना। सबसे पहले पोर्टफोलियो सिस्टम का रिकॉग्निशन, जो कि आज सरकार में होता है कि आप डिफेंस मिनिस्टर, मतलब कि मंत्रालय सिस्टम जो है वो सबसे पहले 1861 से ही इंट्रोड्यूस हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के दिमाग का उपज था ये, जो कि 1859 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, लॉर्ड कैनिंग ने। उसके बाद इसी से आज, है ना, यहीं से आज हमारे कैबिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाउंडेशन न्यू न्यू बना, जैसा कि मैंने आपको समझाया। उसके बाद वायसराय जो है वो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपने काउंसिल में नॉमिनेट करेंगे, नॉन ऑफिशियल मेंबर। ठीक है, नॉन ऑफिशियल मेंबर को नॉमिनेट करेंगे। उसके बाद वायसराय कैनिंग, अब इसके बेसिस पे ये हुआ, वायसराय कैनिंग जो है वो 3 लोगों को नॉमिनेट करते हैं अपने नॉन ऑफिशियल मेंबर के तहत। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन थे? सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ पटियाला एंड राजा ऑफ बनारस। ठीक है ये बात समझ में आता है? ओके, ये एक शुरुआत था, इस पॉइंट को पहले देना चाहिए था। ये एक स्टार्ट था जहां पे इंडियन को लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल किया गया
क्यों? क्योंकि जब विद्रोह हुआ तो उस विद्रोह के चलते इनको शांत करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा था। नाउ डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ से दोबारा स्टार्ट होता है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस 1773 से स्टार्ट होता है और 1833 में पूरा होता है सेंट्रलाइजेशन। लेकिन फिर डिसेंट्रलाइजेशन का स्टार्ट होता है कब? 1861 से, और ये चलता रहेगा। ठीक है, ये बात हुआ। किसको किसको? मद्रास और बॉम्बे को अपना लेजिस्लेटिव पावर दोबारा दे दिया गया। ठीक, एम्पावर्ड वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेस। मैंने बात किया था कि वायसराय के पास पावर था कि आप 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जिसका वैलिडिटी कितना होगा? 6 महीने होगा। तो इस तरीके से आप रिवाइज कर सकते हैं 1861 का काउंसिल एक्ट। ऊपर हमने डिटेल में देखा, ये आपके रिवीजन के लिए है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ये दूसरा है, इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेक। इसमें ज्यादा पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है ये, तो देख लेते हैं इसको क्या है। अब सोचिए कि 1857 में क्रांति हुई। उस क्रांति के वजह से 1858 में क्या आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी लोगों को लगा या ब्रिटिशर्स को लगा कि अभी भी इसमें कुछ कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए ये लोग लाते हैं क्या? इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, अब ये तो चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक इंपॉर्टेंट फेज आता है और 1885 में 1885 में घटना घटती है और बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, है ना, ह्यूम के द्वारा, एओ ह्यूम। ठीक है, ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना होती है। अब कांग्रेस वाला ये पार्ट अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है तो ये तो पता ही होगा कि ये इनिशियल फेज था और यहाँ पे ये लोग क्या करते थे? पेटिशन, है ना, प्रेयर पेटिशन, ये लोग करते थे। तो ये जो प्रोसेस था, तो कांग्रेस के कुछ मांग जो लगातार कांग्रेस लगातार करते रह रही थी, अपना मांग जो डिमांड था उनका, उस डिमांड को पूरा करने के लिए 1892 का काउंसिल्स एक्ट लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्या क्या है इसमें देख लीजिए। पहले ही आंसर है कि ये कांग्रेस के डिमांड का प्रत्युत्तर था, कांग्रेस का डिमांड पूरा करने के लिए लाया गया था। उसके बाद क्या है? अब नॉन ऑफिशियल मेंबर का जो संख्या है वो बढ़ा दिया गया। कहां कहां बढ़ा दिया गया? तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि 1861 वाले टाइम में 1861 में डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था, जहां पे जो डिफरेंट प्रोविंसेस थे उसको भी लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया था। जो वेस्ट मतलब बंगाल के अलावा जो मद्रास और बॉम्बे थे उनको तो लेजिस्लेटिव पावर मिला ही था, उनके साथ साथ जो पंजाब, है ना, और उसके साथ साथ हमने देखा था पंजाब हो गया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस और बंगाल हो गया, यहां भी इनके अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटअप कर दिए गए थे। मतलब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे सेटअप कर दिया गया था। ये बात समझ में आ रहा है? तो एक चीज यहाँ पे क्लियर होता है कि अब एक था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और दूसरा था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोनों में क्या किया गया? दोनों में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के संख्या को बढ़ा दिया गया। समझ में आ रहा है? संख्या को बढ़ा दिया गया, नॉन ऑफिशियल्स मेंबर्स के नंबर को इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। ठीक, ये क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब इनको कुछ और दिया गया क्या?
कि आप एक काम करिए, आप बजट पर चर्चा कर सकते हैं और जो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका है उससे कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है, पहले तो कुछ बात भी नहीं कर सकते थे, अभी इनको कुछ एक स्टेप और आगे बात दिया गया कि आप बजट पर चर्चा कर सकते हैं, बस वोटिंग वगैरह नहीं कर सकते, चर्चा कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। यहां पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था इनडायरेक्ट इलेक्शन। अगर कभी प्रीलिम्स में पूछ दे कि किस एक्ट के थ्रू सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, तो वो था 1892, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। सबसे पहले इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे हुआ था। हालांकि इलेक्शन जैसा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन यहीं पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था। इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यही हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन। कौन कौन इसमें रोल प्ले कर रहे थे? यूनिवर्सिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्युनिसिपैलिटीज, जमींदार्स, ट्रेड बॉडीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इनके पास वो पावर था कि वो रिकमेंड कर सकते थे कोई नाम, है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ये सब बॉडी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी के नाम को रिकमेंड कर सकते थे। ये बात है, ठीक, समझ में आया? अब इनडायरेक्ट इलेक्शन ये हमने बात कर लिया। नॉमिनेशन कैसे होता था? नॉमिनेशन मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इसके बारे में नहीं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में नहीं, हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नंबर था मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 नॉमिनेशन हो सकता है, ये बात है। ठीक है, ओके। इसमें नॉमिनेशन कौन करेगा? वाइसराय, क्योंकि सेंटर में कौन बैठा हुआ है? वाइसराय, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। किसके रिकमेंडेशन पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रिकमेंड करेगा और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिकमेंड करेगा, तो इन दोनों के रिकमेंडेशन पे नॉमिनेशन वाइसराय करेगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। और ये तो बात हो गई सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की। अब प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है? गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, किसके कहे पे? तो वही जो अभी हमने देखा था, रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये बात, ठीक। तो ये है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें यही पॉइंट है, बस इतना ही देखना है। आइए इनका शॉर्ट में माइंड मैप देख लें, क्या क्या होता है। सबसे पहले कांग्रेस के डिमांड पर आया था, ठीक। इलेक्शन जो टर्म था वो डायरेक्टली इसमें लिखा नहीं गया था, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था, मेंशन नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट यही था। इनडायरेक्ट इलेक्शन एक्सेप्टेड इन सिलेक्शन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर, जिसको रिकमेंड किया गया वो इनडायरेक्ट जो है वो इलेक्शन ही था, टाइप ऑफ। नंबर सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर्स के नंबर को बढ़ा दिया गया। ये लोग बजट पे या एग्जीक्यूटिव सवाल वगैरह कुछ कुछ पूछ सकते हैं, है ना, लेकिन सवाल पूछने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑन मैटर्स ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, लेकिन 6 दिन पहले प्रायर नोटिस देना पड़ेगा आपको। फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल ये लोग बजट पे डिस्कशन कर सकते थे और एग्जीक्यूटिव से सवाल भी पूछ सकते थे, ठीक है। इतना हमने देखा है आराम से। तो ये आप बिल्कुल याद रखें, ये सब क्वेश्चन आते हैं और ये आपको लिखना पड़ेगा। अब बात है आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909, दैट इज आल्सो कॉल्ड मोरली मिंटो रिफॉर्म्स। ये है मोरली और ये है मिंटो, समझिएगा बात को, ठीक है। मोरली और मिंटो। मोरली जो थे वो क्या थे? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे और ये उस समय के क्या थे? वाइसराय थे। ये इंडिया के वाइसराय थे, समझ में आता है? तो इसलिए इनका नाम रख दिया गया, मतलब इन्हीं के नाम पे मोरली मिंटो रिफॉर्म्स था। ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट आता है। कभी भी अगर कोई बोल दे कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हुआ क्या क्या? इसमें हमने देखा था
कि मिनिमम नंबर क्या था इंडियन काउंसिल का, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का 10 और मैक्सिमम कितना था 16 था। ठीक, तो मैक्सिमम 16 था। यहाँ पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उन सबका नंबर फिर से बढ़ाया गया, फिर से बढ़ाया गया। ठीक, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मैक्सिमम नंबर पहले 16 था उसको बढ़ा के 60 कर दिया गया। ये बात आपको लिंक करना होगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे उनकी संख्या अब देखो, देखिए एक था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल और एक था प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, ओके। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी जो संख्या है किनकी, नॉन ऑफिशियल मेंबर की, यहां भी बढ़ाई गई और यहां भी बढ़ाई गई, दोनों जगह बढ़ाई गई। लेकिन यहां पर नॉन ऑफिशियल मेंबर मेजॉरिटी में आ गए, यहां पे नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या हो गए, मेजॉरिटी में आ गए। ठीक है, यहां पे। लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो मेन हर चीज कंट्रोल कर रहा है पूरे भारत को, यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर अभी भी क्या है, माइनॉरिटी में है, उनका कोई भी बस यहाँ पे नहीं चल रहा है। ये यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे जो पहले से जो ऑफिशियल मेंबर हैं उनका संख्या अभी भी क्या है, मेजॉरिटी में यहाँ पे है। समझ में आ रहा है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, अब इंक्रीज इन डेलिब्रेटिव फंक्शन, मतलब आप डिबेट डिस्कशंस वगैरह ये सब कर सकते हैं। कहां पे, लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल्स, मतलब कि सीएलसी में भी पावर बढ़ा, मतलब कि बढ़ा दिया गया, डिबेट डिस्कशंस का, इंडियन का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया गया, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बढ़ाया दिया गया, दोनों जगह बढ़ा दिया गया। ठीक है, अब जो मेंबर्स हैं, इंडियन मेंबर्स हैं, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो रेजोल्यूशन को मूव कर सकते हैं। किस पे, बजट पे। मतलब पहले वाले में क्या था, 1861 वाले में बात भी नहीं कर सकते हैं बजट पे, कुछ नहीं। 1892 में क्या हुआ, बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। 1909 में क्या आया, बजट पे रिजोल्यूशन मूव कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। एंड वेयर अलाउड टू आस्क, है ना, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, किसी टॉपिक पे वाद विवाद या बहस डिबेट डिस्कशन हो रहा है तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। नॉर्मल एक एक प्रश्न पूछ लिए तो उसका जवाब आया तो फिर दूसरा प्रश्न भी पूछ सकते हैं उससे लगे हुए। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट हो रहा था, समझ में आता है। अब यहां पे क्या हुआ, एसपी सिन्हा वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया एज अ लॉ मेंबर। ये ध्यान रखना है, ये नाम लिख के लाना है, ये बिना एग्जाम में इसको लिखे हुए मत आना भाई, है ना, उधर ही रह जाना, घर घर मत आना अगर ये लिख के नहीं आते हो तो। सबसे पहले कम्युनल इलेक्टोरेट यहाँ पे मुस्लिम्स के लिए लाया गया, ये लॉर्ड मिंटो का पहल या इनिशिएटिव था। सबसे पहले मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लाया गया लॉर्ड मिंटो के द्वारा, इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, दिस इज ऑफ टॉपिक बट बोलना चाहता हूं। 1857 में मैंने बोला था कि ब्रिटिशर सबसे ज्यादा अगर चिढ़े हुए थे तो वो मुस्लिम पे चिढ़े हुए थे। अब मुस्लिम्स यहां से शांत होना शुरू हुए, ठीक। और 1909 का ये घटना देखिए, यहां पे ब्रिटिशर सबसे ज्यादा किससे चिढ़े हुए हैं, हिंदू से चिढ़े हुए हैं। और ये पूरा फेज जो है वो ब्रिटिश जो है वो ब्रिटिशर्स जो है वो मुस्लिम्स के साथ थे, इसीलिए उनको कंट्री भी मिल गया, अच्छा एरिया वाला बांग्लादेश इंक्लूडिंग एंड और द रीजन ऑफ पाकिस्तान, अच्छा कंट्री भी, अच्छा एरिया वाला कंट्री भी मिल गया मुस्लिम्स को। तो अब जो है वो ब्रिटिशर्स का जो झुकाव है वो मुस्लिम्स की तरफ है। अब ये हिंदू से चिढ़े हुए हैं,
1857 में ये मुस्लिम से चिढ़े हुए थे, ठीक है। तो सबसे पहले मुस्लिमों के लिए स्पेशल अलग निर्वाचन मंडल का व्यवस्था किया गया लॉर्ड मिंटो के द्वारा। और यही नहीं, अब सुनिए, मुस्लिम मतदाताओं की आय योग्यता हिंदुओं की तुलना में कम रखी गई। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि पहले, आज है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, मतलब कि जो भी 18 साल से ऊपर है वो सब लोग वोट देने के लिए योग्य है, ठीक, या एलिजिबल है, ठीक। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। अगर आप टैक्स भरते हैं, आप कुछ अच्छा काम करते हैं, उसके बेसिस पे आप टैक्स भरते हैं, तो अगर मान लो कि यहाँ पे हो गया, मैं लिख देता हूं, ये हो गए हिंदू और ये हो गए मुस्लिम, ठीक है। तो हिंदू अगर टैक्स भर रहा है 100 रुपए पूरे साल में, मान लो एक नंबर, और मुस्लिम टैक्स भर रहा है उस समय मान लो कि 60 रुपए, तो हिंदुओं के लिए बोला गया कि जब तक तुम 100 रुपए, जो लोग 100 रुपए टैक्स भरता है उसी को वोट देने का अधिकार है। ये क्या था? ये हिंदुओं के जो टैक्स, मतलब कि जो लोग थे, उनके नंबर को कम करने का इनडायरेक्ट उपाय किया हुआ था कि कम लोग वोट देने वाले होंगे तो इनका जो है, इनके रिप्रेजेंटेटिव कम चुन के आएंगे, तो हिंदुओं को कमजोर करने का साजिश था। और मुस्लिम जो 60 रुपए भी टैक्स दे रहा है, वो उसका नाम वोटर लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन हिंदू को वोटर लिस्ट में अगर नाम आना है किसी हिंदू का, तो उसको 100 रुपया टैक्स भरना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं? तो ऑलरेडी इनडायरेक्टली इनको फेवर किया गया और इनको बर्बाद करने का प्रयास किया गया। ये 1900 ऑनवर्ड से झुकाव आजादी तक के समय तक चलता रहा, ठीक है। ओके, ये बात भी आपको ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट इज, इतना बदलाव हुआ इंडियन काउंसिल्स एक्ट के 1909 वाले में, लेकिन अभी भी जो रियल पावर है, वास्तविक शक्ति गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसके पास ही था। आप लोग भले ही जो भी डिबेट, डिस्कशन, रेजोल्यूशन पास करते रहे, ओरिजिनल पावर ब्रिटिशर्स के पास ही था। काउंसिल्स के पास सिर्फ आलोचना करने के कुछ भी नहीं था। जो काउंसिल्स था वहां पे सिर्फ उसके कंट्रोल में एक ही चीज था कि आप किसी चीज का आलोचना कर सकते हैं, बस। सारा पावर जो है वो किसके पास था? गवर्नमेंट के पास है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। ओके, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो कि 1800 कब हुआ? 1892 में कंटिन्यू हुआ था। वो इनडायरेक्ट इलेक्शन यहां भी चलता रहा, ठीक है। लेकिन पीपल का जो रिप्रेजेंटेशन था वो दूर दूर तक उसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं था। जो आज रिप्रेजेंटेशन होता है पीपल का, वैसा वहां पे कुछ भी नहीं था। इस प्रकार से हमने क्या किया? हमने 1858 वाला एक्ट पूरा किया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। उसके बाद हमने क्या क्या किया? 1861 किया, काउंसिल्स एक्ट, 1892 किया और 1909 किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए, हमने इन चारों को किया है। आप इनका 3 का माइंड मैप्स हमने दिखाया, आप इसका माइंड मैप्स अपने से उसी के आधार पे अपने बुक और कॉपी पे बनाइए और इसको याद करने का प्रयास करें। अगले लेक्चर में हम जब भी मिलेंगे तो हम बात करेंगे किसके बारे में? हम लोग बात करेंगे 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय।